अरविंद केजरीवाल के मिशन गुजरात और लगातार किए जा रहे वादों को लेकर अमित शाह ने निशाना साधा और कहा कि जो लोग सपने बेचते हैं वो गुजरात में कभी नहीं जीतेंगे, क्योंकि गुजरात के लोग उन्हीं का समर्थन करते हैं जो काम करने में विश्वास रखते हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में भ्रष्टाचार और भयमुक्त शासन की गारंटी दी। साथ ही ये दावा भी किया कि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो गुजरात में जितने घोटाले पिछली सरकार में हुए हैं उसका सारा पैसा वसूला जाएगा। पंजाब में राज्यपाल ने सीमावर्ती इलाकों से हो रही नशे और हथियारों की तस्करी पर चिंता जताई है। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि पाकिस्तान में भारत से सीधे युद्ध की हिम्मत नहीं है, लिहाजा वो लगातार नशे की तस्करी को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही उन्होंने राज्य में जारी अवैध खनन पर भी चिंता जताई। इस बीच भगवंत मान के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब में भी ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया है और कहा कि बीजेपी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री से नए संसद भवन प्रोजेक्ट का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सेंट्रल विस्टा का नाम बदलकर बाबा भीमराव अंबेडकर परिसर किया जाए, क्योंकि सेंट्रल विस्टा नाम गुलामी का प्रतीक है, जबकि अंबेडकर शब्द देश के कण कण में विराजमान है। गौरतलब है कि हाल में सरकार ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया है और दलील ये दी है कि राजपथ नाम गुलामी का प्रतीक है। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश की गुलामी के प्रतीकों से छुटकारा दिलाने की बात कही थी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने वाराणसी की ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले से दंगे भड़केंगे और सांप्रदायिक माहौल बनेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कोर्ट अपने स्वयं के फैसलों का पालन नहीं करती। महबूबा मुफ्ती ने ज्ञानवापी पर फैसले को बीजेपी का एजेंडा बढ़ाने वाला बताया। कुतुब मीनार पर मालिकाना हक को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि सरकार ने 1947 में बिना हमारी इजाजत के पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली थी। कुतुब मीनार को लेकर याचिका महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने दाखिल की है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 17 सितंबर को एक बार फिर से सुनवाई की तारीख तय की है। इसी बीच एक और पक्ष कुतुब मीनार पर दावेदारी कर रहा है। उनका कहना है कि यह ऐतिहासिक इमारत जैन मंदिर और हिंदू मंदिर तोड़कर बनाई गई है। गाजियाबाद के एक डॉक्टर सिर तन से जुदा करने वाली धमकी का शिकार हुए हैं। डॉक्टर का दावा है कि 1 सितंबर को उनके पास अमेरिका से कॉल आया, जिसमें उन्हें धमकी दी गई कि उनके साथ भी वही किया जाएगा जो कन्हैया कुमार और उमेश कोल्हे के साथ किया गया। साथ ही उन्हें फोन करने वाले ने यह भी कहा कि उन्हें मोदी और योगी कोई भी नहीं बचा पाएगा। डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जम्मू कश्मीर पुलिस भर्ती घोटाले में सीबीआई ने देश भर में 33 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा, गांधीनगर, गाजियाबाद, बेंगलुरु और दिल्ली शामिल है। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर एसएसबी परीक्षा से जुड़े अधिकारी खालिद जहांगीर और अशोक कुमार के परिसरों पर भी छापा मारा। इसी साल जुलाई में 1200 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया था। अब तक हुई जांच में पता चला है कि पेपर 15 से 25 लाख रुपए में बिका था। साइरस मिस्त्री जिस मर्सिडीज कार में सवार थे, उसकी जांच के लिए हांगकांग से मर्सिडीज बेंज के अधिकारियों की एक टीम थाने पहुंची। दुर्घटनाग्रस्त कार को थाने में मर्सिडीज बेंज की यूनिट में रखा गया है। ये टीम मर्सिडीज बेंज कंपनी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। टीम में 3 एक्सपर्ट हैं। ये टीम कार से डेटा चिप भी रिकवर करेगी। मर्सिडीज बेंज ने पिछले हफ्ते पालघर पुलिस को दुर्घटना के बारे में अंतरिम रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा गया था कि मिस्त्री और 3 अन्य को ले जा रही मर्सिडीज के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 सेकंड पहले ब्रेक लगाए गए थे। पंजाब में बंगा फगवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। हादसे के वीडियो में साफ दिख रहा है कि सामने से आ रहे ट्रॉले के ड्राइवर ने गाड़ी को अचानक मोड़ दिया, जिसके बाद सामने से फुल स्पीड में आ रही कार ट्रक के नीचे आ गई। ट्रक बजरी से भरा हुआ था और अचानक टर्न लेने से वो पलटकर कार पर गिर गया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रॉले में फंसी कार में सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। कार को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम में भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त हुई जब यहां इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज की जा रही थी। आग लगने के कारण अब तक एक महिला समेत 8 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। आग लगने की वजह से पहली और दूसरी मंजिल पर धुआं भर गया, जिससे लोगों का दम घुटने लगा। इसके बाद लोगों ने इमारत से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। आज बीजेपी की एक पदयात्रा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी ने यह पैदल यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलाई थी, लेकिन इसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सरकार की पुलिस की पूरी ताकत झोंक दी।
उन्होंने अलग अलग जिलों में रेलवे स्टेशन पर बैरिकेड लगवा दिए ताकि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हावड़ा पहुंचकर इस यात्रा में शामिल न हो सके। और इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता बसों से हावड़ा न पहुंच जाएं, इसके लिए भी कई मुख्य मार्गों को, सड़कों को बंद कर दिया गया, जिससे कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए, हिंसक घटनाएं हुई। और हावड़ा में जहां से बीजेपी ये पैदल यात्रा निकालने वाली थी, वहां से लेकर सचिवालय की बिल्डिंग तक इतना भारी पुलिस बल का इंतजाम किया गया था, इतनी पुलिस तैनात थी कि पूरा शहर एक छावनी में बदल गया इस पैदल यात्रा को रोकने के लिए। और यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि ममता बनर्जी बीजेपी की इस पैदल यात्रा के खिलाफ थी और वो चाहती थी कि यह सफल ना हो पाए। इस पैदल यात्रा का नाम था नबन्ना चलो मार्च। नबन्ना असल में उस 14 मंजिला बिल्डिंग को कहते हैं जो हावड़ा में हुबली नदी के किनारे पर बनी हुई है। इसी बिल्डिंग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दफ्तर है और बाकी सरकारी मंत्री भी यहीं बैठते हैं। और बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हावड़ा में इसी बिल्डिंग तक अपना ये मार्च निकालना चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा होने नहीं दिया। अब बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी एक तरफ खुद को लोकतंत्र की चैंपियन बताती हैं, बात बात पर कहती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन दूसरी तरफ वो पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार के खिलाफ होने वाले किसी भी विरोध प्रदर्शन को इस तरह से रोकने से पीछे नहीं हटती, जबकि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन को लोगों का बुनियादी अधिकार माना गया है। तो आप आज हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि ये भी हमारे ही देश की तस्वीरें हैं, और जहां हम लोकतंत्र की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। आज दो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। एक तस्वीर 16 नवंबर 2016 की है, जब नोटबंदी के खिलाफ ममता बनर्जी ने विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक एक पैदल मार्च निकाला था। और इस दौरान उन्हें या किसी भी दूसरे नेता को, विपक्षी नेता को, यह मार्च निकालने से रोका नहीं गया था। उन्होंने जैसे चाहा वैसे ये मार्च निकाला। और दूसरी तस्वीर आज की है, जब इसी तरह का मार्च बीजेपी के नेता उनके दफ्तर तक निकालना चाहते थे विरोध करने के लिए, लेकिन इसे रोकने के लिए उनकी सरकार ने हर तरह के हथकंडे अपनाए। यानी इन दो तस्वीरों से आज आप ममता बनर्जी के लोकतंत्र को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। हालांकि उनकी पार्टी टीएमसी का आरोप है कि इस हंगामे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त पत्थरबाजी की थी, हिंसा की थी और पुलिस की गाड़ियों को भी आग लगा दी थी।
इसलिए पुलिस को यह कार्रवाई करनी पड़ी। जबकि बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने उसके कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा दिया और इस दौरान बीजेपी के 200 कार्यकर्ता घायल हो गए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के सांसद लॉकेट चैटर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल से आई ये सारी तस्वीरें आज आपको ध्यान से जरूर देखनी चाहिए। तो आज इसीलिए ये 2 तस्वीरें हमने आपके लिए निकाली हैं, 2016 की तस्वीर और आज की तस्वीर। जब सब चीज मुफ्त में मिल रहा है तो गरीबों के लिए तो किस महंगाई की बात कर रहे हैं? महंगाई पर राजनीति शास्त्रचारी उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का नया ज्ञान है ये। मुफ्त सत्य है, महंगाई मिथ्या। जब सब चीज मुफ्त में मिल रहा है तो गरीबों के लिए तो किस महंगाई की बात कर रहे हैं? ये ज्ञान दयाशंकर सिंह तब दे रहे हैं जब देश में खुदरा महंगाई दर 8 महीने से आरबीआई की अधिकतम 6% वाली सीमा को तोड़कर पार चल रही है, जब खाद्य महंगाई दर अगस्त में 7.62% हो चुकी है। तब दयाशंकर सिंह महंगाई के जले पर पहले मुफ्त का मरहम लगाते हैं। सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही है इस देश में, और जब उनके पास सत्ता थी तो शायद उनको ये सब चीजें याद नहीं आ रही थी। जिस उस समय महंगाई आसमान छू रही थी। आज जो है फ्री में राशन एक बार नहीं 2-2 बार वितरण हो रहा है। आज अन्नप्राशन से लेकर के बिटिया की शादी से लेकर के आदमी की गंभीर बीमारी तक के सरकार चिंता कर रही है। आज हर चीज, आज मुफ्त में आवास से लेकर के बच्चों की पढ़ाई से लेकर के बिटिया की शादी और शौचालय से लेकर के गैस और चूल्हे तक के इंतजाम सरकार कर रही है। वो आज महंगाई की बात करने चले हैं। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री ये बात तो सच कहते हैं कि सरकार ने मुफ्त राशन, शौचालय समेत तमाम योजनाएं गरीबों के लिए लॉन्च की है। लेकिन महंगाई दर इन सारी योजनाओं के पार भी है, क्योंकि अगस्त में सब्जियों की महंगाई दर 13.23% हो गई, अनाज की महंगाई दर बढ़कर 9.57%, दूध की महंगाई दर बढ़कर 6.39%, मसालों की महंगाई दर 14% के पार है और फल की महंगाई दर भी 7.39%। अब सब कुछ तो मुफ्त में सबको मिल नहीं रहा, लेकिन मंत्री दयाशंकर सिंह तो कह चुके हैं इस युग में आज मोदी हैं तो आज जो है पूरे दुनिया को, माने कोरोना में आज जो है टीका बना करके अपने भारतवर्ष के लोगों को सुरक्षित रखते हुए दुनिया को मदद करने का काम आज मोदी जी कर रहे हैं। कोई नौकरी छूट जाए, किसी का रोजगार बंद हो जाए, फिर भी उसके घर में एक दिन भी ऐसा नहीं हो तो उसका चूल्हा न जला हो, कोई एक व्यक्ति भूखा ना रहा इस देश में। उसके बाद ये राहुल गांधी महंगाई की बात कर रहे हैं। जब सब चीज मुफ्त में मिल रहा है तो गरीबों के लिए तो किस महंगाई की बात कर रहे हैं? वैसे जो मदद सरकार जन कल्याण और गरीब कल्याण के नाम पर करती है, उसे जनता के ही पैसे से जनता को ही देकर मुफ्त बताने वाले मंत्री दयाशंकर सिंह पहले राजनेता नहीं। जिस अगस्त महीने की महंगाई दर अभी आई, उसी अगस्त महीने में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे संसद में कह चुके हैं, हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? बस इसी तरह शायद दयाशंकर सिंह भी जनता को बताने लगे कि सब मुफ्त है तो महंगाई को महसूस मत करो। तो जब सब चीज मुफ्त में मिल रहा है तो गरीबों के लिए तो किस महंगाई की बात कर रहे हैं? जिस महंगाई को मंत्री दयाशंकर सिंह नकारते हैं, उसी की चिंता में डूबा आरबीआई क्या पता त्योहारी सीजन में एक बार फिर रेपो रेट बढ़ाकर महंगाई कंट्रोल करने के लिए आम आदमी की ईएमआई और न बढ़ा दे। क्या तब भी कहा जाएगा कि सब मुफ्त है तो किस बात की महंगाई? आज तक ब्यूरो। राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा कोई किसी का नारा नहीं लगाएगा। भारत जोड़ो यात्रा करते राहुल गांधी की पार्टी के शासन वाले राजस्थान की यह हालत है। हाथ में जूते चप्पल लिए लोग
मंच की तरफ दिखाकर लहराते हैं। जहां मंच पर राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना सीएम गहलोत का संदेश पढ़ते दिखते हैं। तभी पायलट चिल्लाती भीड़ दिखती है और राजस्थान के खेल मंत्री की तरफ जूता चप्पल फेंका जाने लगता है। हालांकि जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच की राजनीति में जूते चप्पल उछलने वाली ये सियासत की कहानी पहले समझ लीजिए। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थि विसर्जन सभा होती है। बीजेपी नेता और कर्नल बैंसला के बेटे विजय बैंसला ने सभा का आयोजन किया। दावा है पिछले 2 दिनों से जो लगातार सचिन पायलट के खिलाफ बोल रहे थे। हमने बनाया सचिन को सीएम, इन्होंने क्या बना के दे दिया आपको? आज क्या है? इंदिराज और सचिन बराबर है कि नहीं? सच बात बताओ, मिला क्या तुम्हें? मैं पार्टियों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो समाज की बात कर रहा हूं। समाज ने मर के 1 वोट दिए, 13 विधायक दूसरी पार्टी के हरवा दिए और अपने समाज के। दावा है कि ऐसे वीडियो से गुर्जर समुदाय में ये बात फैली कि ये सभा मुख्यमंत्री गहलोत और बीजेपी मिलकर कर रहे हैं, जिसमें सचिन पायलट को अलग रखा गया। सभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से लेकर बीजेपी के राजस्थान अध्यक्ष समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहते हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से गहलोत के करीबी गुर्जर मंत्री अशोक चांदना समेत 3 मंत्री थे। पायलट के विरोधी माने जाने वाले धर्मेंद्र राठौड़ गहलोत के बेटे वैभव को लेकर सभा में पहुंचे। इसी के बाद नाराज भीड़ ने खेल मंत्री अशोक चांदना के मंच पर मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ते वक्त जूता चप्पल उछालकर फेंकना शुरू कर दिया। नाराज मंत्री ने सीधे अपनी पार्टी के सचिन पायलट पर निशाना साधकर लिख दिया कि मेरे ऊपर चप्पल फेंकवाकर मुख्यमंत्री बनना है तो जल्दी बन जाएं, अपनी पर आ गया तो दोनों में से एक ही रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के अटकलों के बीच सचिन पायलट के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस बीच मंत्री अशोक चांदना पर जिस तरह से जूते फेंके गए हैं, पायलट खेमा इसे साजिश बता रहा है तो गहलोत खेमा इसे पायलट समर्थकों का उत्पात बता रहा है। जो लोग निरंतर उनके नारे लगा रहे थे, जो लोग उनके नाम से उड़दंग कर रहे थे और उन्हीं लोगों ने ये काम किया है। उसके अलावा जो उनमें काफी लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, वो निरंतर उनके कार्यकर्ता रहे, उनके कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात उठने बैठने चलने वाले लोग हैं। तो इसमें कोई ऐसा तो आंखें तो बंद किसी की है नहीं, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभाओं में विधायकों से अब घोषणा करवाई जा रही है कि गहलोत जिंदाबाद के ही नारे लगाने हैं। पायलट का नाम लिए बिना कहा जा रहा है कि किसी और का नारा लगाया तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। कोई किसी के नारे नहीं लगाएंगे। 2 नारे मैंने बताए हैं, राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा कोई किसी का नारा नहीं लगाएगा। तीसरा नारा लगाना है तो उठ के जा सकता है, फिर मुझे दोष मत देना। बीच में कोई भी नागर का भी नारा नहीं लगाएगा। अगर किसी ने नारा लगा दिया पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, बंद कर देंगे, सरकारी केस लग जाएगा। केवल आपको ताली बजानी है, ताली बजानी है। राजस्थान में खिंची इन्हीं सियासी तलवारों के बीच पायलट खेमा इसे बदनाम करने की विरोधी साजिश कहता है और गहलोत खेमा जूता चप्पल कांड की रिपोर्ट दिल्ली भेज चुका है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। जिसकी जहां सत्ता उसी के हिसाब से कानून का पत्ता। लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाने का आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी के बंगाल की ये तस्वीरें हैं, जहां भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने नबन्ना चलो मार्च का आयोजन किया। नबन्ना यानी सचिवालय की 14 मंजिला बिल्डिंग जो हावड़ा में हुगली नदी के किनारे है। दावा है कि बीजेपी के मार्च को रोकने के लिए पहले से पुलिस ने बैरिकेड लगाकर सख्त पहरा बैठाया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में जब बंगाल में पार्टी सक्रिय होकर ममता सरकार के खिलाफ उतरती है तो नौबत यह आ गई कि पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी प्रदर्शनकारियों ने।
पत्थरबाजी हुई और आंसू गैस के गोले पुलिस को चलाने पड़े। इसकी शुरुआत तब हुई जब बीजेपी की तरफ से विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में लिया गया। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार ने प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार को पुलिसिया और सरकारी तानाशाही से कुचला है। दावा कि पुलिस की बर्बरता की वजह से हिंसा भड़की, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई और आगजनी की नौबत आई। प्रदर्शन सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ था बीजेपी का, लेकिन इसे 2024 के लिए बंगाल में बीजेपी की जमीनी सक्रियता का पहला परीक्षण कहा जा रहा है, जहां दिन भर प्रदर्शन के हिंसक हो जाने की तस्वीरें चर्चा में रही हैं। पश्चिम बंगाल में कोई सरकार नहीं किया, ऐसा दमन नीति कोई सरकार नहीं अपनाया। जनतांत्रिक प्रक्रिया से हमारा एजिटेशन था, उस एजिटेशन को जिस ढंग से इन लोगों ने हिंसात्मक बनाने का कोशिश किया, हम इसका निंदा करते हैं। देखिए, हम शुभेंदु अधिकारी, लोकेट चैटर्जी, तीनों को जो गिरफ्तार किया वो तो 144 नहीं था, सड़क से हम लोग जा रहा था, हमारा साथ कोई कार्यकर्ता भी नहीं था, तो किस लिए अरेस्ट किया? हम लोगों का गुनाह क्या है? लेकिन अरेस्ट करने का जो प्रक्रिया वो आपने टीवी में देखा या फोटो में देखा, जिस ढंग से चोर को लेके गिरफ्तार करता है, ऐसा चोर खूनी को जैसे पकड़ता है पुलिस, उसी हिसाब से पकड़ा। हमारा इसमें सर फूट गया, इसमें हाथ में भी देखिए, ऐसा एक राजनेता का साथ ऐसा व्यवहार। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की सख्ती के खिलाफ बीजेपी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने गृह सचिव से 19 सितंबर तक पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। अब हमारा अगला विश्लेषण, और ये आज का सबसे खास विश्लेषण है और हम चाहेंगे कि आप इसे ध्यान से देखिए, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि अब हम आपको ये बताएंगे कि जिन अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक हमें गुलाम बनाकर रखा, हम आज भी उन्हें सलाम क्यों करते हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें 11 सितंबर की हैं, जब भारत में क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु पर एक दिन का राजकीय शोक मनाया गया, और इस दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर जहां राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा नियमित रूप से फहराया जाता है, वहां पर इसे इस तरह से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के शोक में आधा झुका दिया गया। और हमारे देश में इसे लेकर ना तो कोई बहस हुई, ना ही हमारे देश में किसी ने भी इसका कोई विरोध किया। लेकिन दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है, और इनमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है, जिसे वर्ष 1910 में अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। दक्षिण अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, जिसका नाम है इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स, उसने क्वीन एलिजाबेथ II की मृत्यु पर देश में राजकीय शोक मनाने का विरोध किया है। दक्षिण अफ्रीका के अलावा केन्या में भी बहुत सारी संस्थाएं और आम जनता इसका विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि आज अगर उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु पर शोक मनाया तो ये उन क्रांतिकारियों के साथ एक भद्दा मजाक होगा, उनका अपमान होगा, जिन्होंने केन्या की आजादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया था और इस दौरान वो शहीद हुए थे। ये उन सब का अपमान होगा। केन्या के अलावा जाम्बिया और जिम्बाब्वे जैसे देशों के लोग भी क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु का शोक नहीं मनाना चाहते, और इन देशों के लोगों ने अपनी सरकारों के ऐसा करने पर बहुत दुख जताया है। मुख्य तौर पर अगर कहें तो दुनिया के जिन भी देशों पर एक जमाने में ब्रिटिश राजशाही का शासन था, उन सभी देशों में क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु पर राजकीय शोक मनाया गया है। लेकिन इनमें से बहुत सारे देशों के लोगों ने, आम जनता ने ही पहली बार खुलकर ब्रिटिश राजशाही का आज के जमाने में भी विरोध किया है। दुनिया के 195 में से सिर्फ 22 देश ऐसे हैं, ये ध्यान से देख लीजिए, 195 में से सिर्फ 22 देश ही ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिन पर ब्रिटिश राजशाही ने कभी हमला नहीं किया, जबकि 50 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिन पर ब्रिटेन के राजा और रानी हुकूमत करते रहे, और इस दौरान उनके शासन में इन देशों पर, इनके लोगों पर खूब अत्याचार हुए। इनमें केन्या भी शामिल है, जहां भारत की तरह 1955 से 1963 के बीच आजादी के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और इस दौरान अंग्रेजों द्वारा
कुल मिलाकर 10,000 से भी ज्यादा लोगों की हत्याएं की गई। ये केन्या के वो क्रांतिकारी थे जो किसी भी कीमत पर अपने देश को आजाद कराना चाहते थे। लेकिन आरोप लगता है कि जब केन्या के एक बड़े वर्ग ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत की तो क्वीन एलिजाबेथ ने ही इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा जब वर्ष 1952 में क्वीन एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज VI की मृत्यु हुई, तब क्वीन एलिजाबेथ केन्या में ही थी और उस समय केन्या के लोगों पर जमकर अत्याचार हो रहे थे। सोचिए, जिस देश ने ब्रिटिश राजशाही से लड़कर आजादी हासिल की, वो देश कैसे महारानी के मरने का शोक मना सकता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा ही हुआ और इस पर हमारे देश में चर्चा तक नहीं हुई। केन्या ही नहीं, बाकी अफ्रीकी देशों के लोगों का भी ब्रिटिश राज में बहुत दमन हुआ है और वर्ष 1960 में आजाद हुए साइप्रस के लोगों को भी आजादी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आज वो सारी तस्वीरें हमने आपके लिए निकाली हैं, पुरानी तस्वीरें। नोट करने वाली बात यह है कि इन देशों के लोगों में आज भी ब्रिटिश राजशाही के खिलाफ क्रोध है, रोष है। लेकिन हमारे देश के लोग शायद भूल चुके हैं कि एक जमाने में अंग्रेजों ने हमारे क्रांतिकारियों की आवाज दबाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। यहां एक तथ्य यह भी है कि आजादी के बाद भारत के लोगों की यह धारणा बनाने की कोशिश की गई कि आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब अंग्रेजों का दिया हुआ है। हमारे देश में जो भी विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सब अंग्रेजों ने बनाया और अंग्रेजों ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। ये बात हमें पढ़ाई गई है, बताई गई है, जबकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। कड़वा सच ये है कि जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तब अंग्रेजों ने हमें सिर्फ लूटा और हमारे देश को जानबूझकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसे आप हिंदी में औद्योगिक क्रांति कहते हैं, भारत उस औद्योगिक क्रांति का हिस्सा कभी नहीं बना, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें बनने नहीं दिया। इसलिए हमारे देश में मशीनें नहीं आई, हमारे देश में टेक्नोलॉजी नहीं आई। सब कुछ आया आजादी के बाद। आपको यह बात जानकर आज बहुत दुख होगा कि वर्ष 1757 से लेकर 1947 के बीच जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय 300% तक बढ़ी, जबकि इन 190 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की बजाय उल्टा 8% कम हो गई। सोचिए, 190 वर्षों में हमारी प्रति व्यक्ति आय 1% भी बढ़ना तो छोड़ दीजिए, -8% चली गई और ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय 300% तक बढ़ गई। यानी मान लीजिए, अगर ब्रिटेन का एक व्यक्ति वर्ष 1757 में 100 रुपए कमाता था, तो 1947 आते आते उसकी आय 400 रुपए पहुंच गई, जबकि इतने ही समय में भारत की प्रति व्यक्ति आय 100 रुपए से घटकर 92 रुपए रह गई। यानी अंग्रेज कभी चाहते ही नहीं थे कि भारत के लोग आर्थिक तरक्की करें और यहां बड़े बड़े कारखाने लगें, उद्योग लगें, फैक्ट्रियां स्थापित हों। आप कह सकते हैं कि उस समय दुनिया दो भागों में बटी हुई थी। एक तरफ दुनिया का वो हिस्सा था, वो देश थे जो औद्योगिक क्रांति का फायदा उठाकर रातों रात अमीर बन रहे थे, और दूसरी तरफ भारत जैसे देश थे जहां औद्योगिक क्रांति नहीं पहुंची और वहां पर गरीबी बढ़ती जा रही थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान वर्ष 1850 से 1950 के बीच इन 100 वर्षों में स्वीडन की प्रति व्यक्ति आय 526% बढ़ गई, अमेरिका की 417%, ब्रिटेन की 198%, जापान की 182% और जर्मनी की प्रति व्यक्ति आय में 172% की वृद्धि हुई। जबकि इन देशों की तुलना में भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 100 साल में सिर्फ 4% बढ़ी। यानी ब्रिटेन ही वो देश है जिसने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के पर काटकर अपने पास रख लिए। लेकिन फिर भी हमारे देश में अंग्रेजी शासन को लेकर नफरत की बजाय, नाराजगी की बजाय एक आकर्षण देखने को मिलता है। हम उनके गुलाम रहे, फिर भी आज भी उन्हें सलाम करना चाहते हैं। ब्रिटेन के एक मशहूर अर्थशास्त्री जिनका नाम है एंगस मैडिसन, उन्होंने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की थी जिसका नाम है द वर्ल्ड इकोनॉमी मिलेनियम पर्सपेक्टिव एंड हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स। इस रिपोर्ट के मुताबिक पहली शताब्दी में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। उस समय दुनिया में भारत का जीडीपी शेयर 32.9% था। यानी पूरी दुनिया में जितना उत्पादन हो रहा था उसके 32% से ज्यादा हिस्से पर भारत का कब्जा था। भारत, ये वो दौर था जब हम सोने की चिड़िया थे। उस समय भारत की एक बहुत बड़ी आबादी विकास में अपना योगदान दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और भारत पर अरब, अफगानिस्तान और टर्की के हमलावरों ने आक्रमण किया, उसके बाद भारत की पूरी अर्थव्यवस्था लगातार गिरने लगी। आप देखिए
इस चार्ट को जब आप देखेंगे तो आप काली पट्टी पर जो भारत का प्रदर्शन है उसे आप देख पाएंगे। भारत कैसे 32.9% से शुरू हुआ और घटते घटते आज हम 1950 में 4.2% पर आ गए। इस ग्राफ में भारत के जीडीपी शेयर पर गौर कीजिए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे भारत का जीडीपी शेयर दुनिया में कम होता चला गया। मुगलों के समय भारत का जीडीपी शेयर 22% रह गया था और जब अंग्रेज आए तब हमारा जीडीपी शेयर 200 वर्षों में 24% से गिरकर सिर्फ 4.2% पर आ गया था। सोचिए, जब अंग्रेज आए थे तब 24% था और जब गए तो 4.2% रह गया। यानी ब्रिटेन और अमेरिका जैसे जो देश एक जमाने में गरीब देश होते थे वो अमीर हो गए और भारत अमीर देश होने के बाद गरीब देशों की श्रेणी में चला गया। हालांकि आज भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से आगे निकल चुकी है। हम उन्हें अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे छोड़ चुके हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था 277 लाख करोड़ रुपए की है और ब्रिटेन, जिसके हम गुलाम थे सिर्फ 75 वर्ष पहले, उनकी अर्थव्यवस्था हमसे पीछे 253 लाख करोड़ रुपए की है। यानी हमने उन्हें अर्थव्यवस्था के मामले पर पीछे छोड़ दिया और यह काम करने में हमें 75 वर्ष लगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आजादी से कुछ वर्ष पहले ही हमारे देश के नेताओं को समझ में आ गया था कि अंग्रेज भारत छोड़कर आखिरकार जाने ही वाले हैं। इसलिए इन नेताओं के मन में अंग्रेजों के प्रति कभी वो नफरत नहीं दिखाई दी जो नफरत हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के आंखों में देखी थी। उदाहरण के लिए आजादी से पहले वर्ष 1942 से 1945 के बीच जब अंग्रेजों की गलत नीतियों और फैसलों की वजह से संयुक्त बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा और इसकी वजह से 30 लाख लोग मर गए, तब महात्मा गांधी ने इन लोगों की मौत पर अंग्रेजों से कभी कोई कड़वे सवाल नहीं पूछे और इसका विरोध भी नहीं किया। इस अकाल के दौरान 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और इसे समाप्त कराने के लिए अंग्रेजों ने 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। तब इनमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी थे। यानी जब बंगाल में लोग भूख से मर रहे थे तब ये सभी नेता या तो जेल में थे या इन्हें किसी और जगह पर नजरबंद किया हुआ था। हालांकि गिरफ्तारी से पहले देश को बंगाल की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी थी और महात्मा गांधी भी बंगाल के हालात से अच्छी तरह परिचित थे और वो चाहते तो जेल में रहते हुए भी बंगाल के लोगों की जान बचाने के लिए अंग्रेजी सरकार पर दबाव बना सकते थे, भूख हड़ताल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। महात्मा गांधी ने इस अकाल के समय 1943 में 10 फरवरी से 3 मार्च तक 21 दिन की भूख हड़ताल तो की, लेकिन यह हड़ताल अंग्रेज सरकार द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ थी। और मई 1944 में जब महात्मा गांधी को उनके खराब स्वास्थ्य की वजह से बिना शर्त जेल से रिहा किया गया तब भी वो बंगाल नहीं गए। हकीकत यह है कि हमारे देश के बहुत सारे नेताओं ने अंग्रेजों से आजादी के लिए संघर्ष तो किया, लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से कभी नफरत नहीं की, उन्हें कोई नाराजगी नहीं थी और गुलामी के बाद भी वो अंग्रेजों को सलामी देते रहे। आजादी से पहले जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तय हो गया था उस समय जवाहरलाल नेहरू बड़ी आसानी से भारत के आखिरी वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन को देश का पहला गवर्नर जनरल बनाने के लिए तैयार हो गए और उन्हें बना भी दिया, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नहीं बल्कि वो खुद बनेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों के प्रति हमारे देश के नेताओं का झुकाव कितना ज्यादा था और यही वजह है कि जैसे हमारे देश के नेता अंग्रेजों को सम्मान देते थे और उन्हें खुद से बेहतर मानते थे, सुपीरियर मानते थे, वैसी ही सोच और धारणा हमारे देश की अगली पीढ़ियों में भी बनती चली गई। आजादी के 6 वर्षों के बाद जब वर्ष 1953 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का ब्रिटेन की महारानी के तौर पर राज तिलक हुआ, तब भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खास तौर पर इस समारोह में शामिल होने के लिए इंग्लैंड गए थे और देश में इस बात की तब चर्चा थी कि नेहरू ने यह करके सही नहीं किया। जिन्होंने हम पर इतने अत्याचार किया, हमें गुलाम बनाकर रखा, उनके समारोह में जाने का क्या मतलब है। और दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड में एक इंटरव्यू के दौरान वहां के पत्रकारों ने भी नेहरू से यही सवाल पूछा कि आपके लोग नाराज नहीं हुए कि आप यहां पर आ गए। इसके जवाब में नेहरू ने कहा था जब वो महारानी एलिजाबेथ के राज तिलक में शामिल होने के लिए इंग्लैंड आ रहे थे तब भी भारत में उनकी आलोचना हुई थी और अब जब वो वापस जाएंगे तब भी उनकी आलोचना होगी, लेकिन उन्हें लगता है कि इस बार यह आलोचना ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत आलोचना ही होगी।
इसके बाद इसी इंटरव्यू में उनसे एक और सवाल पूछा गया कि ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के लोगों पर राज किया और इस दौरान कई घटनाएं ऐसी हुई जो सही नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों को लेकर भारत में इतनी कम नाराजगी क्यों है। इस पर नेहरू ने कहा कि भारत आंशिक रूप से ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि भारत के लोग किसी से भी लंबे समय तक नफरत नहीं करते, भारत के लोग किसी से भी लंबे समय तक नाराज नहीं रहते और यह भारत ने महात्मा गांधी से सीखा है। इसलिए नेहरू 2-3 वर्षों के बाद ही इंग्लैंड जाकर यह कह कर आए कि हमने आपको माफ कर दिया, हम इतने बड़े दिल वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि उसी दौर में नेहरू ने यह मान लिया था कि भारत ने अंग्रेजों को माफ कर दिया है और उनके मन में भी ब्रिटिश राजशाही के प्रति कोई नाराजगी, गुस्सा या रोष नहीं था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्ष 1952 में जब क्वीन एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज VI की मृत्यु हुई और इसके कुछ दिन बाद 21 अप्रैल 1952 को क्वीन एलिजाबेथ का जन्मदिन था, तब भारत में नेहरू की सरकार ने महारानी को खुश करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत राजधानी दिल्ली की सभी सरकारी इमारतों और सचिवालय पर तिरंगे के साथ साथ ब्रिटेन के राष्ट्रीय ध्वज यूनियन जैक को भी फहराया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की राजनीति और हमारे देश के लोग अंग्रेजों को बहुत पहले ही माफ कर चुके हैं। 200 वर्षों के शासन में अंग्रेजों ने न सिर्फ भारत से उसका वैभव लूटा बल्कि दुनिया के आर्थिक मानचित्र पर भारत की स्थिति बहुत कमजोर कर दी। लेकिन विडंबना यह है कि आज भी हमारे देश में अंग्रेजों के प्रति ना तो कोई नाराजगी दिखती है, ना कोई क्रोध दिखता है। और सबसे बड़ी बात, आज भी हम कॉमनवेल्थ देशों का हिस्सा हैं। कॉमनवेल्थ का सीधा सा मतलब है उन देशों का एक समूह जो एक दौर में ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम हुआ करते थे। और आज हमारी मांग है कि जब भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष में 75 वर्ष पूरे कर चुका है, तब हमें अब कॉमनवेल्थ देशों को छोड़ देना चाहिए। ब्रिटेन ने अपने गुलाम देशों में विकास के लिए वर्ष 1931 में इस संगठन का निर्माण किया था, लेकिन इसका एजेंडा सिर्फ विकास नहीं था, बल्कि इसमें ब्रिटेन की विस्तारवादी और सामंती मानसिकता की छाप थी। और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ अब तक कॉमनवेल्थ की प्रमुख थी, उनकी हेड थी, और अब उनके बाद उनके बेटे किंग चार्ल्स कॉमनवेल्थ के प्रमुख बन गए। आज कॉमनवेल्थ के समूह में दुनिया के 56 देश शामिल हैं। दुनिया की करीब 1/3 आबादी इन्हीं कॉमनवेल्थ देशों में रहती है जो अंग्रेजों के गुलाम देश एक जमाने में होते थे। कॉमनवेल्थ देशों की 60% आबादी की उम्र 30 साल से कम है और इनमें रहने वाले करीब 100 करोड़ लोगों की उम्र 25 साल से भी कम है। यानी इन देशों में युवा शक्ति सबसे ज्यादा है, युवा शक्ति का भंडार है। आजादी के आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू समेत बहुत सारे नेताओं ने कहा था कि आजादी के बाद भारत कॉमनवेल्थ देशों का सदस्य नहीं रहेगा, क्योंकि भारत की संस्कृति ना तो साम्राज्यवाद और विस्तारवाद पर भरोसा करती है और ना ही इसका समर्थन करती है। हालांकि आजादी के बाद कूटनीतिक मजबूरियों की वजह से जवाहरलाल नेहरू ने कॉमनवेल्थ का सदस्य होना स्वीकार कर लिया, लेकिन आज भी कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें अब खत्म हो जाना चाहिए। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि ब्रिटेन की महारानी आज भी आधिकारिक रूप से 14 देशों की महारानी और हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्राध्यक्ष कहलाती हैं। इनमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश भी हैं। आपने कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में तो बहुत सुना और पढ़ा होगा, और इस बार तो आपने इन खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को भी देखा होगा। लेकिन वर्ष 1966 से पहले कॉमनवेल्थ गेम्स को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। ब्रिटेन ने अपने गुलाम देशों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 1930 में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत की थी और 1966 में इसका नाम बदलकर कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया, और इसमें हम आज भी शामिल होते हैं और गोल्ड मेडल जीतकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है। बड़ी बात यह है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का उद्घाटन हर बार या तो ब्रिटेन की महारानी करती हैं या फिर ब्रिटेन के राज परिवार का ही कोई सदस्य करता है, और इस परंपरा में अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ। बहुत से लोग अब इस पर भी सवाल उठाने लगे हैं कि यह नहीं होना चाहिए। आज राजा रानी का जमाना भले ही जा चुका हो, लेकिन कॉमनवेल्थ में ब्रिटेन के महाराजा और महारानी की भूमिका को एक सांकेतिक प्रतीक के तौर पर जिंदा रखा गया है, और यह एक तरह का सॉफ्ट एजेंडा है। आर्थिक रूप से भले ही आज भारत ब्रिटेन से आगे निकल गया हो, लेकिन वैचारिक रूप से कॉमनवेल्थ को ब्रिटेन के राजा और बाकी सब प्रजा वाला समूह बनाकर रखा गया है। एक जमाने में कहा जाता था कि ब्रिटिश राज का कभी सूर्यास्त नहीं होता, लेकिन आज ब्रिटेन का आर्थिक सूर्यास्त हो रहा है। आर्थिक सूर्यास्त होते हुए पूरी दुनिया देख रही है, और भारत का उदय होते हुए भी पूरी दुनिया देख रही है। हम उनसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि आज भारत
कॉमनवेल्थ से खुद को अलग करके गुलामी के एक और प्रतीक को खत्म करे, या फिर कॉमनवेल्थ का नेतृत्व करे, लीडरशिप करे। भारत के लिए मौजूदा स्वरूप में इस समूह में रहने का इसके अलावा और कोई औचित्य नहीं हो सकता। और सबसे जो खास बात है वो ये कि जब हम अपनी आजादी के बाद जब हमारे प्रधानमंत्री इस तरह के समारोह में राज परिवार के यहां पर हाजिर होने के लिए जाते थे, और आज भी जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा होते हैं और ये सब होते हुए देख रहे हैं, तो ये हमारे जो क्रांतिकारी शहीद हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, आज ये उनके साथ कितना बड़ा मजाक है, ये उनका कितना बड़ा अपमान है कि उन्होंने तो इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। और मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं यहां, लेकिन ऐसे बड़ी संख्या में हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपना घर बार, अपनी जान तक छोड़ दे दी। आज ये उनका कितना बड़ा अपमान है कि आजादी के बाद हम उन्हीं अंग्रेजों को उनके साथ उनकी सभ्यता के लिए, उनके शासन के लिए आज भी हमारे देश में कोई रोष नहीं है, नाराजगी नहीं है, बल्कि एक आकर्षण है। आज भी हम अंग्रेजों के प्रति आकर्षित होते हैं, उस व्यवस्था के प्रति आज भी हमारे देश के तमाम पीढ़ियों में एक आकर्षण देखा जाता है, जो कि गुलामी की ही एक मानसिकता है, गुलामी का एक प्रतीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं जानता हूं कि कल शाम आप कहां थे, या कोई भी आपका दोस्त आपसे कहे कि वो जानता है आप कल शाम कहां थे, किसके साथ थे या क्या कर रहे थे, तो क्या ये सवाल सुनकर आप असहज हो जाएंगे? मुझे यकीन है आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा। शायद आप असहज होंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके ये तमाम सीक्रेट्स मेरे पास कैसे आ गए, मुझे कैसे पता कि आप कहां गए थे। लेकिन जब इस तरह के सीक्रेट आपके मोबाइल फोन के जरिए ही किसी और के पास पहुंच जाते हैं, तब आप कभी असहज नहीं होते, बल्कि तब तो आपको कुछ पता ही नहीं चलता। आप किस वक्त कहां जाते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ जाते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आपके छोटे या बड़े फैसले, आपकी आदतें, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर वाले लाइक्स, ये सबसे कीमती जानकारियां हैं आपके बारे में। और एक नई रिपोर्ट के अनुसार इन जानकारियों को हासिल करने का व्यापार, यानी ये उद्योग, अब 95,000 करोड़ रुपए का हो चुका है, और यह रकम लगभग भारत के 1 साल के शिक्षा बजट के बराबर है। आपकी लोकेशन सहित आपके बारे में तमाम जानकारियों की बिक्री का बाजार और कहीं नहीं, आपके अपने ही स्मार्टफोन पर लगा हुआ है, जिसे आप हर वक्त अपने साथ रखते हैं। कुछ साल पहले तक आप अनजान जगहों पर राह चलते लोगों से पता पूछते थे, किसी पान की दुकान या किसी ठेले वाले से एड्रेस की जानकारी लेते थे जहां आपको जाना होता था। लेकिन अब तरीका बदल चुका है। अब रास्ता दिखाने वाला, पता बताने वाला स्मार्टफोन आपकी ही जेब में है, और यह सिर्फ आपको किसी दूसरे का पता नहीं बताता, बल्कि आपका पता भी पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को बता रहा है, जिन जानकारियों को आप सीक्रेट समझते थे। स्मार्टफोन उन जानकारियों का दुनिया भर में सौदा कर रहा है। इसलिए आज आपको अपनी मोबाइल लोकेशन के प्रति सावधान और जागरूक हो जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि यह सब होता कैसे है। आप जब भी नया फोन जब लेते हैं, फोन लेते ही तुरंत नए नए ऐप्स उसमें डाउनलोड करते हैं। ये ऐप्स इंस्टॉल होते ही आपसे कई तरह की परमिशंस मांगते हैं, और जाने अनजाने में आप हाँ लिखते चले जाते हैं, यस 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 पर टिक करते चले जाते हैं बिना पढ़े। मोबाइल ऐप्स आपसे आपका कैमरा एक्सेस, गैलरी या फोटो लाइब्रेरी एक्सेस, लोकेशन, मैसेज पढ़ने का एक्सेस, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाने का एक्सेस, कॉल डिटेल्स की एक्सेस मांगते हैं, और आप या तो अनजाने में या फिर कई बार मजबूरी में हाँ कर देते हैं। कई बार आपके पास ना करने का विकल्प होता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ना करेंगे, नो लिखेंगे, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं हो पाएगी, और एप्लीकेशन आपको हर हाल में चाहिए, और वो भी मुफ्त में। यह अधिकतर सोशल नेटवर्किंग, मौसम की जानकारी, फूड डिलीवरी, गेमिंग और डेटिंग वाले एप्लीकेशंस होते हैं, वो ऐप्स होते हैं। ये आपसे अनुमति मिलते ही चुपके से आपकी लोकेशन चुराते रहते हैं। आपको दाल मखनी पसंद है या शाही पनीर, ये सब जानते हैं। आपकी सोच क्या है, किस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर आप लाइक करते हैं, आप किस विचारधारा की पार्टी को वोट देते हैं, आपकी विचारधारा से जुड़ी तमाम चीजें, ये सब जानते हैं। ये सब जानकारी धीरे धीरे कंपनियों के पास जमा होती चली जाती है, और आपकी एक डेटा प्रोफाइल तैयार हो जाती है। इसके बाद ये डेटा प्रोफाइल डेटा ब्रोकर्स, डेटा एग्रीगेटर्स यानी डेटा जमा करने वालों और कई दूसरी एजेंसियों को बेच दी जाती है। विज्ञापन कंपनियां इन तीनों से ही जुड़ी होती हैं। इसके बाद सोशल मीडिया के लाइक्स और सर्च हिस्ट्री को लोकेशन से मैच करके तरह तरह के
टारगेटेड विज्ञापन आपके पास आते हैं। हैरानी की बात यह है कि दुनिया की 76% वेबसाइट्स में हिडन गूगल ट्रैकर्स लगे होते हैं और 24% में हिडन फेसबुक ट्रैकर्स होते हैं, जिसकी वजह से इन दो कंपनियों के पास ही यूजर्स का कई तरह का डेटा चला जाता है। 2018 में यह पता चला कि अमेरिका में अलग अलग ऐप्स के जरिए 20 करोड़ मोबाइल फोन्स की लोकेशन ट्रैक हो रही थी और कुछ लोगों के फोन से तो एक दिन में 14,000 बार मोबाइल लोकेशन कंपनियों के सर्वर तक भेजी गई। आपकी निजी जानकारी लीक करके इस तरह हजारों करोड़ रुपए की कमाई ये कंपनियां कर रही हैं और इसमें भी लोकेशन बेचने का कारोबार 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। और पूरी दुनिया में होने वाली डिजिटल एडवर्टाइजिंग में गूगल और फेसबुक सिर्फ इन दो कंपनियों की हिस्सेदारी ही 52% से ज्यादा है। आपने भी देखा होगा कि अक्सर आप जो बात कहते हैं या जो आप सोच रहे हैं वैसी ही विज्ञापन आपके फोन में आने शुरू हो जाते हैं। ये उसी का नतीजा है। डिजिटल दुनिया में एक कथन बहुत मशहूर है, व्हेन यू पे नथिंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। यानी जब आप कोई प्रोडक्ट मुफ्त में आपको मिल रहा होता है तो अक्सर आप ही प्रोडक्ट होते हैं। मुफ्त की वस्तुओं के चक्कर में आपको पता ही नहीं चलता कि असल में आपका ही दोहन हो रहा है। आपकी लोकेशन का जो बाजार सजा हुआ है उसमें यह मुफ्त का माल तुरंत उठाने का लालच बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप में से बहुत से लोग मुफ्त में मिलने वाली एप्स को तुरंत डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन ये सबसे खतरनाक है। एक और रिसर्च के मुताबिक फ्री एप्स से यूजर की लोकेशन ट्रैक करने की संभावना 400% बढ़ जाती है। फ्री ऐप से यूजर के कॉन्टैक्ट लिस्ट तक पहुंचने की संभावना 300% बढ़ जाती है। एक और रिसर्च में पाया गया कि औसत कामकाज करने वाले इंसान ने मोबाइल फोन में करीब 24 एप्लीकेशन वो डाउनलोड करता है, लेकिन बहुत से लोग लगातार नई और अनजान ऐप्स को भी बिना सोचे समझे ट्राई करना चाहते हैं और इसी आदत की वजह से डेटा माइनिंग करने वाली कंपनियों का शिकार बन जाते हैं। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आपके डेटा को लेकर एक तरह का नैतिक भ्रष्टाचार कर रही हैं और इस समय भारत पूरी तरह डिजिटल होने का सपना देख रहा है और इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन डिजिटल युग की अपनी अलग परेशानियां हैं और डिजिटल दुनिया के अपने अलग खलनायक होते हैं। यहां अलग तरह के लुटेरे होते हैं, यहां अलग तरह के डाकू होते हैं, यहां अलग तरह के डाके आपके घर में पड़ते हैं। अब आपके घर में कोई दरवाजा तोड़कर और ताला तोड़कर डकैत नहीं आएगा डाका डालने के लिए। ये कंपनियां अब आपके घर में लूट मार करेंगी। आपको इस समस्या का जल्दी से समाधान बताते हैं। अपने स्मार्टफोन में कुछ भी जल्दबाजी में डाउनलोड कभी ना करें। कोई भी ऐप डाउनलोड करते समय हमेशा ध्यान रखें आप सही कंपनी की, विश्वसनीय कंपनी की ऐप ही डाउनलोड करें। कई बार लोग डुप्लीकेट ऐप्स भी डाउनलोड कर लेते हैं और इसी का फायदा हैकर्स और डेटा बेचने वालों को मिलता है। इस दौरान आपको यह पता ही नहीं चलता कि आपकी गतिविधियों को कोई तीसरा व्यक्ति लगातार ट्रैक कर रहा है। अपने फोन में किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले उसका परमिशन पेज जरूर पढ़ें और देखें कि ऐप किस तरह की परमिशन आपसे मांग रहा है। किसी ऐप को अगर आप पूरी एक्सेस दे भी देंगे तो आपका सारा डेटा उस ऐप को बनाने वाली कंपनी के कब्जे में चला जाएगा और वो भी बिल्कुल मुफ्त। आपको लोकेशन की एक्सेस उसी ऐप को देनी चाहिए जिसका इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत जरूरी है और आपका काम उसके बगैर ना चल सकता हो। आपके फोन में गूगल, फेसबुक और ट्विटर में एड पर्सनलाइजेशन की एक अलग सेटिंग होती है, उसे हमेशा बंद करके रखें ताकि आपकी ट्रैकिंग करके आपका प्रोफाइल ना बनाया जा सके। आप एड ट्रैकर, लोकेशन ट्रैकर को ब्लॉक करने वाले सॉफ्टवेयर भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको फोन में ऐसे ब्राउजर का इस्तेमाल करना चाहिए जो थर्ड पार्टी ट्रैकिंग कुकीज को ब्लॉक करता हो। फायरफॉक्स और सफारी सहित कई ब्राउजर ये काम करते हैं। गूगल भी क्रोम नाम के ब्राउजर में 2024 के अंत तक यह सुविधा देने का वादा कर चुका है। अब आज का इतिहास। वर्ष 1948 में आज के दिन तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश पर भारतीय सेना ने हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए एक अभियान शुरू किया था और इसका नाम था ऑपरेशन पोलो। इस अभियान के 5 दिनों के बाद ही हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बन गई थी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय वीडियो गेम्स में से एक सुपर मारियो आज 37 साल का हो गया है। 1985 में आज ही के दिन इसे जापान में रिलीज किया गया था। सुपर मारियो की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि इसे गेम हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और स्पेन में एक सड़क का नाम भी सुपर मारियो ब्रदर्स के नाम पर है। और आखिर में आपके लिए सरदार पटेल का एक शानदार कथन। उन्होंने एक बार कहा था, काम पूजा के समान है लेकिन हंसी
सही मायने में संपूर्ण जीवन का सार है। सर्वश्रेष्ठ जीवन वो है जिसमें सुख और दुख को समान रूप से देखा जाए।